सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम 18वां पार्ट देखने वाले हैं, पहले भाग का 18वां चैप्टर, हिंदी। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। आज थोड़ी देर हो रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आगे, बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम का चरित्र, तो एकदम आगे जाने को मन नहीं होता, क्योंकि पिछला पढ़ने के बाद कई सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, कई सारे प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। एक तो शाक्य संघ के बारे में ही है। शाक्य संघ के नियम जो थे वो बहुत उदात्त थे। जब सिद्धार्थ गौतम की दीक्षा हुई और वो शाक्य संघ का हिस्सा बने, तो उनके जो नियम थे तो वो बहुत उदात्त नियम थे, बड़े ऐसा लगता है बहुत व्यापक नियम थे। लेकिन वास्तव में सेनापति की कृति और शाक्य संघ का गलत कृति को समर्थन, गलत निर्णय को समर्थन, सेनापति को समर्थन, जो लोग सिद्धार्थ गौतम के बाजू में थे, साइड में थे, वो भी बाद में डर के उनका हिस्सा बन गए। और इनका इस सब का परिणाम ये हुआ कि सिद्धार्थ गौतम का देश निकाला हो गया। देश निकाला हो गया। देश निकाला, एक शिक्षा थी, एक सजा थी, 3 सजाएं उनको दी थी। तीन बातें उनके सामने रखी थी, 3 कंडीशंस। एक तो आप सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध में भाग लो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये देश से निकाला दिया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं हुए तो आपके परिवार पर लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा और आपकी खेती बाड़ी सब जब्त की जाएगी और फिर सिद्धोधन भी राजा नहीं रहेगी। इसका मतलब ये भी है सब खेती बाड़ी सब छीन ली जाएगी और उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने पहली बात तो स्वीकार नहीं की थी, युद्ध में सम्मिलित होना। तीसरी बात पर उन्होंने विचार किया और तीसरी बात पर उन्होंने सोचा कि सामाजिक बहिष्कार अगर मेरे परिवार पर होता है और खेत वगैरह जब्त हो जाते हैं तो मेरे परिवार को बहुत बड़ी भारी मुसीबत से जाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए वो बीच का रास्ता अपनाते हैं, या तो फांसी चढ़ जाओ या देश निकाला स्वीकार करो। लेकिन फांसी के बारे में शायद शाक्य संघ में कौशल राज्य के आधिपत्य के कारण वो निर्णय उन्होंने नहीं लिया, तो रह गया देश से निकाल देने की बात। और वो देश निकाला सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार करके मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। जाते जाते वो कहता है, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे या चाहे देश निकाला दे दे,
आप जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूंगा। इसका मतलब कौशल नरेश का बहुत बड़ा आधिपत्य शाक्यों पर था, शाक्यों के राज्य पर। तो जब प्रव्रज्जा का समय आता है तो सेनापति बोलता है, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु या देश निकाले का चयन करो, वर्ण करो, तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। मतलब सेनापति और शाक्य संघ कौशल नरेश से इस बात से डरता है कि कौशल नरेश शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि ये कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश से बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। तो परिव्रज्जा का भी विकल्प जो है सिद्धार्थ गौतम ने खुद सुझाया था। शाक्य संघ का सेनापति का निर्णय जो था वो फांसी या देश से हकाल दो, यहां से निकाल दो, इस तरह का वो निर्णय था। लेकिन वो डरते थे कौशल नरेश से कि ऐसा कुछ किया तो कौशल नरेश नाराज हो जाएगा और शाक्य संघ के विरुद्ध वो कार्रवाई करेगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बीच का रास्ता उन्हें सुझाते हैं कि मैं परिव्राजक बन जाऊंगा, भिक्खु बन जाऊंगा। भिक्खु हो या उस वक्त जो भी कहते हैं सन्यासी वगैरह, परिव्राजक बन जाऊंगा, गृह त्याग करूंगा। ये सिद्धार्थ गौतम का खुद का अपना मध्यम मार्ग का सुझाव था शाक्य संघ के बारे में, और वो संघ ने शायद एक्सेप्ट कर लिया, शायद नहीं मतलब एक्सेप्ट कर ही लिया। क्योंकि वो एक प्रकार का देश निकाला ही था। सेनापति ने सोचा कि एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भत्सक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया, मतलब इनका परिव्राजक होना स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जब कि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छोड़ देने के विरोधी था। ये हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय
यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से ये बात मान ली गई। इस प्रकार शाक्य की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी, जो भी युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। सच में बहुत ही भयंकर घटना है। पढ़ते वक्त भी ऐसा लगता है कि उस वक्त की परिस्थिति कैसी होगी। लेकिन एक बात तो बार बार हमें पढ़ते पढ़ते ही खटकती है पहले से ही, कि शाक्य संघ के नियम इतने अच्छे होने के बावजूद, केवल मतलब वो नियम अच्छे थे, लेकिन शाक्य संघ और सेनापति, कुछ शाक्य लोग अच्छे थे जो सिद्धार्थ के बाजू में खड़े थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में बहुसंख्य लोग सेनापति का निर्णय उन्होंने स्वीकार किया। चाहते थे या नहीं चाहते थे अलग बात है, लेकिन दबाव के कारण बहुमत सेनापति के बाजू में था, अल्पमत सिद्धार्थ के बाजू में था। लेकिन ऐन वक्त पर वो अल्पमत भी बहुमत में विलीन हो गया और इस तरह से अच्छाई की हार हो गई और बुराई की जीत हो गई। बीच में वो डरते भी थे कि कौशल हम पर हमला न करे, या सिद्धार्थ के गृह त्याग और युद्ध शाक्य कोली के बीच में कुछ थोड़ा सा फासला रखे, अंतर रखे। वो डरते भी थे, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को इस तरह का दंड देकर अपना नाम भी उन्होंने इतिहास में एक तरह से बदनाम ही कर दिया है। सिद्धार्थ तो आगे चलकर बुद्ध बने ही, ये भी एक उनके लिए एक बहुत बड़े चिंतन का विषय रहा होगा कि लोग इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हैं। लोग इस तरह का, लोगों का मन, समाज का मन, बहुमत का मन, जो अच्छाई की तरफ अल्पमत है उनका मन एकाएक कैसे बदल सकता है। क्या वजह है, क्या चित्त है, क्या मन है, ये कैसा स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव। इस तरह के कुछ प्रश्न उनके मन में जरूर पैदा हुए होंगे और यही उनके आगे के अनुसंधान का, संशोधन का मुख्य मुद्दा रहा है। ऐसा शायद बाबा साहब यहाँ सुझाना चाहते हैं और इस पर विचार करने के लिए वो हमें बाध्य करते हैं। तो बहुत गंभीर बात है। तो अब सिद्धार्थ गौतम घर आते हैं। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी है और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा क्या करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। मतलब जनसामान्यों को उत्तेजित करने वाले अधिकारी लोग या नेता लोग या सेनापति जैसे लोग होते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था
मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हो जाता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। मतलब सारा परिवार परित्याग करने को अभी तैयार है। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया है? क्षत्रिय होने का दावा नहीं किया है? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या यह तब भी तुम इस प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। मतलब क्षत्रिय होकर मर जाना अच्छा है, ये उसका समर्थन है। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है, मतलब गौतमी का पुत्र, महाप्रजापति का पुत्र। नंद केवल एक बच्चा है और मेरे पुत्र राहुल का भी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूंगा या न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवृत्ति का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। ये सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? एक कोलिय मतलब महाप्रजापति और महामाया का मैका भी है, ये भी हम नहीं भूलेंगे। कोलिय मतलब माँ की तरफ के लोग और शाक्य मतलब पिता के तरफ के लोग, और इन दोनों में युद्ध छिड़ गया है। छिड़ने के वो प्रश्न निर्माण हो गया है। तो इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रव्रज्जा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया, इसीलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरी प्रव्रज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा वापस ले ले, किंतु ये सब पहले मेरे प्रव्रज्जा लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है कि मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है।
गौतमी और शुद्धोधन मूक थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही अपना मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बता कि मुझे तुझे मेरा प्रवर्जित होने का निश्चय कैसा लगा है। सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से ही मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवर्तित हो जाती यदि मैं प्रवर्तित नहीं हो रही हूँ। इसका मात्र एक ही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करें। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवृत्त होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ है, इतने वीर भाव से समन्वित है, इतनी अधिक उदारशया है। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने के लिए कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। तो सरल बात है, लेकिन यशोधरा ने यहाँ दूसरी बार अपनी अच्छाई का सबूत दिया है। पहली बार सिद्धार्थ गौतम का शादी के लिए चयन करते वक्त उन्होंने सिद्धार्थ के जो गुणधर्म थे उस गुणधर्म से यशोधरा के पिता नाराज थे कि उन्हें साधु संतों की संगति पसंद है, उन्हें अहिंसा पसंद है। तो यशोधरा ने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, साधु संतों के साथ रहना या अहिंसक रहना, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम का ही चयन किया, उन्हें ही चुना। वो एक प्रसंग था। और ये प्रसंग जो बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में दिया है कि यशोधरा सिद्धार्थ के गृह त्याग का बड़े दिल से, बड़े मन से समर्थन करती है। तो इसके बाद गृह त्याग का जो ये होता है, तो वो प्रसंग हम मेरे ख्याल से कल देखेंगे, क्योंकि वो एक विषय अलग हो जाता है। गृह त्याग के वक्त सिद्धार्थ जो जो कुछ सोचते हैं उसके बारे में हम कल देखना ठीक होगा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।